यस। सो नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हम देखने वाले हैं। उसमें हमने वन इफेक्ट लास्ट क्लास में देखी थी, केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में, वो थी इंडक्टिव इफेक्ट। वो जो पोलराइजेशन हो रहा था उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, वो हमने देखा था। नाउ उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की ही वजह से जो दूसरी इफेक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक्चुअली 4th चैप्टर में भी हम इसका कंटेक्स्ट पढ़ चुके थे। ओके कि जैसे कि वहां पे हम बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट पढ़े थे, वहां पढ़े थे कि बॉन्ड लेंथ अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ देखी जाए तो सपोज 128 होनी चाहिए, तो कभी 128 हो रही है पिकोमीटर, और फिर कभी देख रहे हैं तो 121 पिकोमीटर हो रही है, लाइक दैट। तो प्रैक्टिकली देखा तो दोनों मिल रहा है, दोनों आंसर मिल रहे हैं। ओके, तब हमने डिस्कस किया था कि ये एक्चुअल में तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ओके, क्योंकि एक्चुअल में डबल बॉन्ड कहाँ है हमें पता ही नहीं है। रेजोनेंस है सपोज सी, डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी, तो ये डबल बॉन्ड सी पहले दो कार्बन के बीच में है या दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में। कभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है। मतलब कि वो जो डबल बॉन्ड है, मतलब जो पाई बॉन्ड है, पहला वाला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा वाला जो पाई बॉन्ड है, वो शिफ्ट होता रहता है। दैट ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन इन दैट 4th चैप्टर। ओके, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला। सो वही चीज है, नया कुछ नहीं है। देयर आर मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स whose behavior cannot be explained by a single Lewis structure। तो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से उनका बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ओके, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एन एग्जांपल इज दैट ऑफ से बेंजीन। तो बेंजीन भी उसका ही एक एग्जांपल है। वो चैप्टर में भी हमने बेंजीन का एग्जांपल देखा था, ओजोन का एग्जांपल देखा था, O3 का, याद है ना। ओके, तो वही सब है। इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग अल्टरनेटिंग CC सिंगल बॉन्ड एंड CC डबल बॉन्ड्स शोन is inadequate for explaining its characteristic properties। मतलब कि उसमें जैसे अगर हम एक सिंगल फिर डबल, फिर एक सिंगल फिर डबल, लेकिन कहाँ डबल बॉन्ड, ओके, वो एक ही अगर स्ट्रक्चर दिखा है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी हमें पता चल सकती नहीं है। सो इसलिए बोला है इनएडिक्वेट है। एज पर द अबव रिप्रेजेंटेशन बेंजीन शुड एग्जिबिट टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स ड्यू टू CC सिंगल बॉन्ड एंड CC डबल बॉन्ड। मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि से इसको अगर हम नेमिंग कर दे, इसको अगर हम नेमिंग कर दे कि से दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। सो हमें पता है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। हाँ यस, बाकी लोग को मैं पूछ रहा। ओके, तो सिंगल बॉन्ड की डबल लेंथ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ 1 और 2 के बीच में कम होनी चाहिए, 2 और 3 के बीच में ज्यादा होनी चाहिए, फिर वापस 3 और 4 के बीच में यहाँ जितनी थी उतनी ही यहाँ होनी चाहिए। वैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा प्रैक्टिकली देखने को मिलता नहीं है। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर ऊपर ड्रॉ किया है हमने वैसे ही ड्रॉ करे, सो सिंगल सिंगल मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वैसे ही बॉन्ड लेंथ दिखनी चाहिए। However, as determined by experimentally, benzene has a uniform CC bond distance of 139 picometer। तो ये तो ना सिंगल बॉन्ड जितना है, और मतलब ऐसा है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो ज्यादा, डबल बॉन्ड होगा तो कम, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म मतलब दो हुई, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे एक बॉन्ड लेंथ हो गई, फिर जो जगह पे डबल बॉन्ड है वहां पे कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो मतलब एक्चुअल में दो बॉन्ड लेंथ हुई ना, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारे कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है, प्रैक्टिकली 139 पिकोमीटर। अ वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन द सिंगल सिंगल 154 पिकोमीटर। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो 154 पिकोमीटर और डबल होगा तो 134। तो 54 और 34 के बीच में यहाँ पे मिल रहा है 139 पिकोमीटर। तो ना तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये डबल बॉन्ड भी है, उनके बीच का बॉन्ड लेंथ मिल रहा है हमें। Thus, the structure of benzene cannot be represented adequately by the above structure।
Further, benzene can be represented equally well by the energetically identical structures 1 and 2. तो उसको ऐसे 1 और 2 करके हम शो कर सकते हैं. नंबरिंग अगर ऐसे ऐसे करें हम 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी, तो अगर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, लाइक दैट. इसीलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं. और आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये तुम डंडे ड्रॉ ही नहीं करोगे, डायरेक्टली अंदर तुमने सर्कल बना दिया ऐसे, तो ये हो गया बेंजीन. कहाँ ये दो दो ड्रॉ करें, इससे अच्छा है ये ड्रॉ कर दो, लाइक दैट. क्यों? इसका मीनिंग क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होते रहता है. पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, मतलब फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर, ऐसे 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 करके हमने ऐसे गोल बना लिया. डन. ओके, तो वही. Therefore, according to the resonance theory, unit 4 आ गया ना, जो हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था वही. The actual structure of benzene cannot adequately represented by any of this structure. Okay, rather it is a hybrid of two structures called the resonance structure. So resonance structure, the resonance structure, conical structure or contributing structures are hypothetical. Actually hypothetical है क्योंकि हमें पता ही नहीं है डबल बॉन्ड है कहाँ पर. ओके, हम तो ये तो एजम्पशन ले रहे थे, प्रैक्टिकली देखा तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो आ नहीं रही है, लेकिन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी नहीं आ रही. सो इट इज हाइपोथेटिकल. तब भी हमने बताया था इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल. मतलब सिर्फ दोनों में से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हो तो एक्चुअल में हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि वो बेंजीन है. हम तो बोल देते हैं बेंजीन, बट एक्चुअल केस में हम बोल नहीं सकते. दे कंट्रीब्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन प्रोपोर्शन टू देयर स्टेबिलिटी. तो उनकी स्टेबिलिटी एक्चुअल प्रोपोर्शन में होती है, अदरवाइज तो वो इनस्टेबल होते हैं. अनदर एग्जांपल, दूसरा रेजोनेंस का ही एग्जांपल देखते हैं, इज प्रोवाइडेड बाय से नाइट्रोमीथेन. नाइट्रोमीथेन मतलब मीथेन है, उसमें से एक H निकाल दिया और NO2 लगा दिया तो नाइट्रोमीथेन बन गया. ओके, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ NO बॉन्ड्स इन दिस स्ट्रक्चर. पहला तो ये है CH3 CH3 के साथ NO2, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, सोचो कि ये जो बॉन्ड है मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले जा रहे हैं. डन. वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां चले गए तो वहां पे ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. अभी देखो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है. ओके, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है तो एक तो उसका ही था, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसीलिए यहां पर आ गया माइनस चार्ज. डन. और ये जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन एंड माइनस चार्ज था, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां जाके बॉन्ड बना देंगे. तो उसने बॉन्ड बना दिया, तो जैसे 6 थे उसकी जगह कितने हो गए, 4 हो गए. 2 ने बॉन्ड बना दिया. अंडरस्टूड. इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड यहां, फिर दूसरी बार देखोगे तो यहां, तीसरी बार देखोगे शायद वापस वहां. मतलब जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड और से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते थे, वैसे ही यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में जो सेकंड वाला है वो पाई बॉन्ड है. सो पाई बॉन्ड क्या होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है. तो ये हमने नाइट्रोमीथेन का एग्जांपल देखा, उसमें भी सेम वे पाई बॉन्ड जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है. However, it is known that the two NO bonds of nitromethane are of the same length. जैसे बेंजीन में सारे बॉन्ड सेम लेंथ के थे, 139 पिकोमीटर. याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में कि बेंजीन के बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है. तो जनरल केस में होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड के लिए 134 पिकोमीटर, लेकिन आती है 139 पिकोमीटर. ओके, so the actual structure of nitromethane is therefore a resonance hybrid of two conical forms 1 and 2. तो वो दोनों का मिक्सचर ही हमें बनाना पड़ेगा. ओके, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं. The energy of actual structure of the molecule is lower than that of the any of the canonical structure. देखो फिर से, the energy of actual structure of the molecule मतलब जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की एनर्जी है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है, इज लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर. मतलब जो ओरिजिनल जो हम दिखा रहे हैं, जो थियोरेटिकल बताया है, प्रैक्टिकली नहीं, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है. तो उससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर
कि ये एनर्जी कम होती है। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। मतलब कि एनर्जी कम होती है, देखो हमने क्या बोला, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है, तो हमने तब भी पढ़ा था क्या, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। वो बच्चे का एग्जांपल लिया था, एक को बुखार हुआ है और एक को कोल्ड फीवर हुआ है, तो बुखार हुआ है वो तो सो ही गया डायरेक्टली, कोल्ड फीवर वाला थोड़ा बहुत करके भी पेपर लिखता जाएगा। ओके, तो मतलब जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो गई है वो स्टेबल है, बस हिल भी नहीं रहा है, सो गया बेंच पे ही। लेकिन जिसके पास थोड़ी बहुत भी एनर्जी है तो वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, इधर उधर करेगा, पेपर लिखेगा। वो याद आया, स्टोरी याद दिला रहा हूँ। हाँ, तो वही चीज है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी लोअर है मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, तो वही पहले बोला गया एनर्जी लोअर है, दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वही चीज बोल रहे हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी और सिंपली द रेजोनेंस एनर्जी। द मोर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। मतलब कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड बन सकते हैं, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड बन सकते हैं, जैसे बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड बने, बेंजीन में 3। ओके, नाइट्रोमीथेन में कितने बने, उसमें भी 2। मतलब एक बेंजीन है उसमें 3 पाई बॉन्ड थे, वैसे नाइट्रोमीथेन है उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, एक ही है। तो जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, जैसे कि नाइट्रोमीथेन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब वो एक ही जगह पे घूम, मतलब उसके लिए एडिशनल एक जगह है, यहाँ पर तो है ही एडिशनल एक जगह है, फिर वहां से वापस यहाँ वहां पर। वैसे बेंजीन के लिए तो बहुत सारी जगह है। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि बेंजीन स्टेबल है या नाइट्रोमीथेन, तो बेंजीन स्टेबल है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड है तुम्हारे पास, उतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो कहना चाह रहे हैं। फिर से पढ़ता हूं, द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, मतलब द मोर इज द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब वो पाई बॉन्ड वाले। ओके, द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। Resonance is particularly important when the contributing structure are equivalent in energy। ये कब इंपॉर्टेंट होते हैं, जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इक्वल एनर्जी में होते हैं तब। That's it, उसका तो कुछ पूछेंगे नहीं। The following rules are applied when writing resonance structures। तो ये रूल ध्यान में रखने हैं, एक्चुअली हम रखते ही हैं, तो पूछे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी गिवन है तो पढ़ लेते हैं। The resonance structures have the same positions of nuclei, मतलब दोनों के न्यूक्लियस सेम ही जगह पर होंगे। मूव कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। ओके, द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे। जैसे नाइट्रोमीथेन लिया तो एक में ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो दूसरा ड्रॉ किया तो उसमें भी 2 में से एक ऑक्सीजन के पास 6 होंगे, ऐसे। ओके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। अमॉन्ग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द वन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, जिसके कोवैलेंट बॉन्ड्स ज्यादा, ऑल द एटॉम्स विद ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, मतलब नेगेटिव चार्ज इफ एनी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव चार्ज इफ एनी ऑन मोर एंड मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल देन द अदर्स। मतलब कि ये सब कुछ एक ही सेंटेंस में बोल दिया गया है। क्या बोला है, अमॉन्ग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर द वन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, फिर वो सिग्मा हो पाए हो कोवैलेंट बॉन्ड, वही तो मैंने बोला कि जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतने ज्यादा ही तुम्हारा क्या होगा, स्टेबल रहेगा। मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी क्या रहेगी, लो रहेगी। एनर्जी लो रहेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, वही चीज यहां पर बोल रहे हैं। ओके, समझ में आया? तो ये था पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर थियरी समझ में आ गया? ओके, पक्का सिंपल था, 4th चैप्टर में पढ़ा था, वही है, नया कुछ नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। ओके